नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और सब अपने अपने हिसाब से परिणाम की समीक्षा करना शुरू कर दिए हैं। आप यूं कह लीजिए कि उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं सब लोग। अब जीतने वाले अपने जीत को बरकरार रखने के लिए, जो कि इस चुनाव को माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल का चुनाव है और फाइनल का चुनाव 2024 में होगा, तो उसके लिए अपनी जीत, जो जीतने वाले हैं वो अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए समीक्षा कर रहे हैं, तो हारने वाले उनसे कहाँ चूक हुई, उनसे क्या गलती हुई, वो पता कर उसे सही करने के लिए समीक्षा कर रहे हैं। तो इसमें जो एक मैसेज छुपा हुआ है वो ओवैसी की पार्टी के लिए भी है। इसे आप अब वार्निंग मैसेज भी कह सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि तेलंगाना के चुनाव परिणाम जो है ओवैसी के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। जी हाँ, तेलंगाना के चुनाव परिणाम ओवैसी के लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं। भाजपा हमेशा से आक्रामक रहती रही ओबीसी के खिलाफ। तो वहीं इस बार तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने भी जोरदार हमला बोला ओवैसी और उनकी राजनीति पर। वैसे ओवैसी पर आरोप लगता रहा है कि बीजेपी को जो है वो पीछे से मदद पहुंचाती है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, सपा, राजद और कांग्रेस हमेशा से ओवैसी पर आरोप लगाती रही है कि ये बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती है और अपने कैंडिडेट वहीं उतारती है जहां की मोदी या बीजेपी विरोधी वोट जो उसमें बिखराव लाकर बीजेपी को जिता दें। तो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस ने जमकर और खुलकर इस बात के लिए ओवैसी और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया। विपक्ष जो है, जो बीजेपी के विरोध में जो विपक्ष है, वो हमेशा ये मानता रहा है और आरोप भी लगाता रहा है कि ओवैसी अपने कैंडिडेट खड़े ही इसलिए करते हैं ताकि उनके उम्मीदवार जो है वो बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा कर बीजेपी को फायदा पहुंचा सके। और इसी बात का प्रचार जम के इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना के चुनाव प्रचार में किया। आपको याद होगा ही कैसे तेलंगाना में चुनाव प्रचार में जो कांग्रेस नेताओं ने वो बयान दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने ओवैसी को इस बात के लिए भी आड़ो हाथ लिया था कि जिस पार्टी का, यानी कि ओवैसी की पार्टी का, जिसका मुख्य आधार तेलंगाना हो, वो वहां कुछ ही सीट पर चुनाव क्यों लड़ती हैं, वो अपने उम्मीदवार कुछ ही सीटों पर क्यों उतारती है, जबकि अन्य राज्यों में, मतलब तेलंगाना से दूर जो है, वहां वो जाती हैं और ठीक ठाक संख्या में सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती हैं। तो यही उनका आरोप था कि वहां वो जाती हैं कि मोदी विरोध का जो वोट है उसको बिखराव कर बीजेपी को जिताने के लिए। तो इस तरह का आरोप ओवैसी पर लगाए जाते रहे। तो अब ये सवाल ये है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी विरोधी पार्टियों की बात को क्या जनता एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? क्या वो इस बात को मानने लगी है कि ओवैसी की पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, या फिर अपने कैंडिडेट इसलिए खड़े करती ताकि बीजेपी विरोधी वोटों में बिखराव लाकर बीजेपी को मदद पहुंचाया जाए? तो इसका जवाब जो हमको इस बार के जो चुनाव परिणाम है उससे थोड़ा इशारा मिलता है। अगर आप गौर से विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवैसी की जो पार्टी है, जो एआईएम है, नई जगहों पर अपनी पहचान दर्ज कराने में विफल हो गई। हालांकि हैदराबाद की जो अपनी पुरानी 7 सीट है उस पर उन्होंने अपना कब्जा बरकरार रखा है, लेकिन वहां वोट शेयर कम हो गया है। और इस बार जिन 2 नई जगहों पर पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए थे वहां तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। इन 2 जगहों पर पार्टी के उम्मीदवार तो बुरे तरीके से हारे ही, स्थान भी चौथा मिला इन दोनों सीटों पर इनको। जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर, ये 2 वो अलग सीट हैं जो हैदराबाद की 7 सीट के अलावे, जहां की इस बार ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार यहां से हार गए। इतना ही नहीं, यहां पार्टी जो है चौथे स्थान पर रही थी। अब राजेंद्र नगर से पार्टी ने जो है एक हिंदू उम्मीदवार मंदागिरी स्वयं यादव करके थे, उनको टिकट दिया था। और इसी राजेंद्र नगर से कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अजहरुद्दीन अपना किस्मत आजमा रहे थे। तो इस पर तो कांग्रेस ने साफ साफ आरोप लगाया भी था कि ओवैसी ने जानबूझकर यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया है ताकि अजहरुद्दीन को हराया जा सके, ताकि जो है बीजेपी का जो विरोध में जो वोट है उसको डिवाइड किया जा सके। अब अगर बात करें वोट शेयर की, तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पार्टी का वोट शेयर 2018 में,
यानी कि पिछले चुनाव में 2018 में 2.71% था, जो इस बार घटकर 2.22% हो गया, यानी कि 0.51% का गिरावट है। और उन्होंने पिछले चुनाव में जहां 8 के मुकाबले इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और उन उन जो है और उन 8 सीटों में, मतलब 2018 में जो 8 में लड़े थे, तो उसमें उनको 5,61,091 वोट मिले थे। इस बार पूरे 9 क्षेत्रों में लड़ने के बाद भी 5,19,379 वोट मिले, यानी कि वोट भी कम मिला, तो नतीजतन वोट शेयर गिरा। मध्य प्रदेश में भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर मतलब ये कि पार्टी अपनी परंपरागत जो 7 सीट थी हैदराबाद में, उससे अलग नए क्षेत्रों में अपनी पहचान नहीं बना पाई। वोट शेयर तो कम हुआ ही, जो कि हमने आपको आंकड़ों से बताया, और नए जगहों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में फेल रही पार्टी। तो ये जो प्रचार चल रहा था, जो विपक्ष, जो ओवैसी के विरोधी थे, जो इस बात का प्रचार कर रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम बनकर काम करती हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा करती, ताकि बीजेपी विरोधी वोटों में बिखराव लाकर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताकर मदद की जाए। तो इससे सवाल उठता है कि क्या इस नैरेटिव को जनता ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है? और अगर ये स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो फिर ये ओवैसी के लिए खतरे की घंटी है। तो दर्शकों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो हमारा प्रयास, जिसमें कि हम निष्पक्ष ढंग से, बिना इधर के उधर के हुए, आपको एक सही चीज बताते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वो भी फैक्ट्स के आधार पर, ये नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ आ गया तो हमने बता दिया। तो आप इस चैनल को, हमारे इस प्रयास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका यही सब्सक्राइब और सपोर्ट करना ही हमारे मनोबल को बढ़ाए रखेगा। धन्यवाद।